यार आप बोलना बंद कर देना, मैं देख लूंगा, आपको छोड़ देंगे। अम्मा, बार बार रिकॉर्डिंग में आपको यूपीएस की आवाजें आ रही है, बोल छोड़ दें उसको। ओके। अच्छा, बेसिकली मैं ये बता रहा था कि हर वेबसाइट के अंदर दो तरह की चीज़ें होती हैं जो उसको रन कर रही होती हैं। एक फ्रंट एंड होता है, एक बैक एंड होता है। फ्रंट एंड का मतलब ये होता है कि जो सारी वो चीज़ें जिनसे आप इंटरेक्ट कर पा रहे हैं, जिनको आप देख पा रहे हैं, जिस पे आप क्लिक कर रहे हैं। सर मैं आपको यहाँ पे दिखाने लगा था कि जिस तरह आप कोई भी वेबसाइट खोलते हैं, फॉर एग्जांपल ये वेबसाइट है। अब यहाँ पे जो जो चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं, ठीक है, अब ये वीडियो लगी हुई है यहाँ पे, ये सारा इसका फ्रंट एंड वाला पार्ट है। यहाँ पे आप क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं पीडीएफ्स, और ये सारी चीज़ें जो आप रीड कर रहे हैं ना, ये सब जो आप क्लिक कर पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, ये सारा वो पोर्शन है जो फ्रंट एंड है, जो यूज़र के लिए बनाया जाता है, यानी कि जो उसको इस्तेमाल कर रहा है। जैसे कि हम लोग हैं जो कंप्यूटर यूज़ कर रहा है। अब फॉर एग्जांपल हमारी वेबसाइट है, किसी भी चीज़ की हमारी कोई सर्विस है, तो वो अगला बंदा उसके साथ इंटरेक्ट कर सकता है। अब जो बैक एंड है ना, उसका यूज़र से कोई ताल्लुक नहीं है। अब बैक एंड का मतलब है कि बैक एंड पे वो बंदा जो चेंजेस कर रहा है, अब जो ये टेक्स्ट लिखा है ना, उसको लिखने के लिए वो बंदा बैक एंड पे गया और वहाँ पे जाकर उसने चेंजेस की, और फ्रंट एंड का टेक्स्ट उसने लिख लिया। अब वो आपके पास शो हो जाएगा इस तरीके से। तो बैक एंड बेसिकली इस तरह है कि वो उसका यूज़र के साथ ताल्लुक नहीं होता, और वो उसकी लैंग्वेजेस भी डिफरेंट होती हैं जिन पे वो ऑपरेट कर रहा होता है। इस तरह यहाँ पे फ्रंट एंड के लिए जो बेसिक लैंग्वेजेस यूज़ की जाती हैं वो HTML होता है, और उसकी स्टाइलिंग के लिए CSS, जैसे यानी कि कैस्केडिंग स्टाइल शीट, ये दो लैंग्वेजेस यूज़ की जाती हैं। और बैक एंड के लिए काफ़ी सारे लैंग्वेजेस हैं, MySQL है, PHP है। और बैक एंड हर वेबसाइट के लिए ज़रूरी है कि वो प्रॉपर चलती रहे। इस कोर्स में बेसिकली हम फ्रंट एंड के साथ डील करेंगे, बिकॉज जो वर्डप्रेस है वो टोटली ही फ्रंट एंड डोमेन को कवर करता है। तो उसमें हम सिर्फ और सिर्फ वो फंक्शनैलिटीज़ ऐड रखते हैं कि जो यूज़र के लिए इम्पोर्टेंट होती हैं। कोई क्वेश्चन बीच में अगर हो ना तो आपने पूछ लेना मुझे, माइक ऑन करके या मैसेज करके। तो इसमें वर्डप्रेस के जो वर्डप्रेस बेसिकली चलता है ना, वो उसमें बेसिकली चार के लैंग्वेजेस चल रही होती हैं। PHP और MySQL उसके एज अ बैक एंड उसके साथ उसको लेके चल रहे होते हैं। और जिनके जो हमने डील करना होता है ना, वो सिर्फ HTML और CSS वाला पार्ट है, यानी जो फ्रंट एंड है। मतलब कि वर्डप्रेस को बनाया इसलिए इस तरह गया है कि जब हम उसको यूज़ करें तो हमें इन लैंग्वेजेस के साथ इंटरेक्ट ना करना पड़े। मतलब हमें कोई कोड लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हम सिंपल एडिटिंग कर सकते हैं, सिंपल ऑप्शंस में जाके, थीम्स में जाके सेटिंग कर सकते हैं और अपनी वेबसाइट को अच्छा बना सकते हैं। वर्डप्रेस वेबसाइट का ये फ़ायदा है कि वो बहुत ईजी टू मैनेज है, और उसको बनाना भी ईजी है। हाँ, समटाइम्स टाइम टेकिंग हो सकता है डिपेंडिंग कि वेबसाइट कितनी कॉम्प्लेक्स है, लेकिन अब ये भी है कि अब उसकी भी अपनी लिमिटेशन है। अब वर्डप्रेस के थ्रू अगर आप वेबसाइट बना रहे हैं तो उसकी भी अपनी लिमिटेशन है कि आप कौन कौन सी फंक्शनैलिटी यूज़ नहीं कर सकते। कोडिंग के अंदर आपके पास फ्रीडम होता है, आप हर तरह की फंक्शनैलिटी और कॉम्प्लेक्स तरीन वेबसाइट बना सकते हैं। और आम तौर पे जो कोडिंग की वेबसाइट्स हैं ना, वो मतलब काफ़ी एक्सपेंसिव बिकती हैं। जैसे ना वो इवन वो लैक्स में चले जाती हैं, इवन 10-20 लैक्स तक भी वेबसाइट चले जाती हैं जो कोडिंग के थ्रू बनाई जाती हैं पर वेबसाइट। इस तरह जो बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं और जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, उनकी जो वेबसाइट जो उन लोगों ने बनाई होती है, उन्होंने 5 से 10, 15, 20, 25, 30 लाख तक भी लिए होते हैं उनसे। तो इसलिए, लेकिन ये कि हर बंदा कोडिंग नहीं कर सकता ऑब्वियसली, बट जिसने कोडिंग करनी भी है ना, ऑब्वियसली उसको स्टार्ट लेना पड़ता है HTML और CSS से, जो कि बेसिक तरीन लैंग्वेज है कोडिंग की। तो इनको भी हम अगली आने वाली क्लासेस के अंदर थोड़ा सा देखेंगे। थोड़ा सा इन लैंग्वेजेस के बारे में देख लेते हैं। HTML का बेसिकली मतलब होता है हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, या ये बेसिकली बिल्डिंग ब्लॉक है किसी भी वेबसाइट की। अब जो भी फॉन्ट्स हैं, उनके साइज, कलर, शेप, बॉक्सेस हैं, सर्च बॉक्स हैं, वो हम HTML के थ्रू लिखते हैं। CSS क्या होता है? CSS कोई अलग से काम नहीं करती, बल्कि CSS HTML के साथ मिल के काम करती है। मतलब कि जो चीज़ें हमने HTML के थ्रू एक वेबसाइट के अंदर ऐड की हैं ना, डाली हैं यानी कि लिखी हैं, उनके कलर, उनके साइज, फॉन्ट, शेप और डिज़ाइनिंग को CSS देखती है। मतलब कि हम पहले एक कोड HTML का लिखते हैं, और दूसरा कोड उसी HTML वाले कोड को सेलेक्ट करके
और CSS की लैंग्वेज में लिख देते हैं, ताकि वो जो हमने HTML के अंदर एक टेक्स्ट लिखा है, फॉर एग्जांपल कोई भी नाम है, कोई पैराग्राफ है, किसी भी कंपनी का इंट्रोडक्शन लिखा है, उसका हम चाह रहे हैं कि कलर चेंज हो जाए, उसका फॉन्ट स्टाइल चेंज हो जाए, या उसमें किसी की कोई स्पेसिंग आ जाए, कॉमास आ जाए, कोटेशंस बन जाए, वो हम CSS के थ्रू कर लेंगे। उसके बाद PHP जो है वो हाइपरटेक्स्ट प्रोसेसर है, मतलब ये एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, ये बहुत इंपॉर्टेंट लैंग्वेज है, खासतौर पे वर्डप्रेस के साथ काम करते हुए। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि आप इसको सीखें। इनफैक्ट वर्डप्रेस के लिए इनमें से कोई भी लैंग्वेज को सीखना कंपलसरी नहीं है। ये सिर्फ इसलिए है कि जो लोग शौक रखते हैं कि वो आगे प्रोग्रामिंग को भी थोड़ा स्टडी करेंगे, तो उससे उसके लिए मैंने HTML और CSS का थोड़ा सा पोर्शन इस कोर्स में इंक्लूड किया है बस, वरना प्योरली हम वर्डप्रेस को ही देखेंगे। अब वाई वर्डप्रेस, वो मैंने सारा कुछ अभी एक्सप्लेन कर दिया कि वर्डप्रेस का ये फ़ायदा है कि उससे आप इजी वेबसाइट बना सकते हैं, और उसमें बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं। अब जिस तरह, अब ये चीज़ आपने हम जाके देखेंगे आगे, कि हमने जैसा ऊपर कंटेंट के अंदर पढ़ी थी चीज़, कि डोमेन, होस्टिंग और SSL, इन तीनों चीज़ों को हम देखेंगे। अब बेसिकली यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये प्रो फ्री होस्ट, और ये जो है ना, ये होस्टिंग प्रोवाइडिंग कंपनीज हैं। होस्टिंग का मतलब ये होता है कि आप अपनी कोई भी चीज़ ऑनलाइन करना चाह रहे हैं ना, फॉर एग्जांपल वेबसाइट है, कोई भी अपना कंटेंट है, कोई पोस्ट शेयर कर रहे हैं, तो उसको ऑनलाइन करने के लिए आपको कोई प्लेटफॉर्म चाहिए। जिस तरह आप फेसबुक पे आप कोई पोस्ट करते हैं ना, तो वो सारी चीज़ें आगे जाती हैं, तो उस तरह फेसबुक वालों ने एक होस्टिंग प्लेटफॉर्म खरीदा होगा कि उनका जो कंटेंट है वो लोगों को, पब्लिक को मिलता रहे, तो यानी कि वो ऑनलाइन रहे, यानी कि अपने कंटेंट को ऑनलाइन रखने के लिए आपको होस्टिंग परचेज करनी पड़ती है, कि होस्टिंग कुछ जनरेट करना पड़ता है, अपने सर्वर्स आपको रखने पड़ते हैं जो कि होस्टिंग को, जो कि आपके कंटेंट को लोगों के सामने डिस्प्ले करा सकें। अब इसमें होस्टिंग जो है वो आम तौर पे तो पेड ही होती है। जैसे मैंने कुछ यहाँ पे होस्टिंग कंपनीज के नाम लिखे हुए हैं, गोडैडी, होस्टिंगर, होस्टगेटर, यानी आप यूट्यूब की वीडियोस देखते होंगे ना, तो आपको इनकी एड्स भी नजर आती होंगी, होस्टिंगर और होस्टगेटर और नेमचीप। ये वो कंपनीज हैं, यहाँ से हम अपनी वेबसाइट के या कंपनी का नाम परचेज कर सकते हैं, हम यहाँ से अपने होस्टिंग परचेज कर सकते हैं। ये वो सारी कंपनीज हैं, इनको इतना होना देना ध्यान में, इनको ऐसे से आगे एक्सप्लेन करूंगा सारों को। अब वेब होस्टिंग का यहाँ भी मैं एक्सप्लेन आपको कर रहा था कि ये बेसिकली एक होस्टिंग सर्विस है, जिसमें आपके सारा जो आप, फॉर एग्जांपल आप कुछ चीज़ सेल कर रहे हैं ना ऑनलाइन, कोई आपकी किसी किस्म की कॉस्मेटिक्स की कंपनी है, तो वो जो सारा मटेरियल है, आपने जो आपने उसकी एक वेबसाइट बनाई है ना, अब वेबसाइट लोगों को कैसे पहुंचेगी, क्योंकि वेबसाइट वो ऑफलाइन है, अनलेस कि आप कहीं से होस्टिंग परचेज कर लें, फिर आपकी वेबसाइट ऑनलाइन होगी। तो इन शॉर्ट, होस्टिंग एक वो प्लेटफॉर्म है जहाँ जो आपकी वेबसाइट या आपकी किसी भी चीज़ को बाकी सब लोगों के लिए एक्सेसिबल बनाता है। और आम बंदा क्या होस्टिंग किस तरह लेता है, उसके तरीके होते हैं कि होस्टिंग कंपनीज होती हैं। अब इस तरह आप किसी इंटरनेशनल कंपनी से होस्टिंग परचेज करेंगे तो वो ऑब्वियसली डॉलर्स में होगी, महंगी पड़ेगी। लेकिन पाकिस्तान के अंदर कराची, लाहौर, इस तरह के सिटीज़ में लोकल होस्टिंग कंपनीज, और वो भी एक्सलेंट काम कर रही हैं, तो वो वहाँ से आप लें तो ऑलमोस्ट लाइक 6,000 से 8,000 के अंदर अंदर आप अपनी कंपनी का नाम भी परचेज कर सकते हैं, और और होस्टिंग भी परचेज कर सकते हैं, लेकिन फॉर 1 ईयर, ये 1 साल, हर साल के बाद आपको पे करना पड़ता है। आप एक बार में 2-3 साल के लिए भी ले सकते हैं ज़्यादा पे करके, लेकिन हर साल आपको उसको पे करते रहना होता है, क्योंकि ऑब्वियसली एक सर्विस है ना, तो वो ईयरली आपसे चार्ज करते हैं। प्राइसेस सबकी डिफरेंट हो सकती हैं। आई होप आपको होस्टिंग का कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। अब इसमें होस्टिंग की मुख्तलिफ टाइप्स होती हैं। बेसिकली ये चीज़ें मैं आपको इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि आपको पता चले ना कि वेबसाइट्स में बनाने में क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं, चाहे कोडिंग के थ्रू बनाएं या चाहे आप वेब वर्डप्रेस के थ्रू बनाएं, होस्टिंग आपको चाहिए ही चाहिए, बिकॉज आपकी जो वेबसाइट है वो पब्लिक नहीं होगी अनलेस कि वो किसी होस्टिंग प्लेटफॉर्म के थ्रू एयर नहीं हो रही। अब यहाँ पे कुछ होस्टिंग की टाइप्स लिखी हुई हैं। एक होती है फ्री होस्टिंग। फ्री होस्टिंग किसी काम की नहीं होती, वो सिर्फ प्रैक्टिस करने के लिए ले यूज़ कर सकते हैं, इसलिए कि वो अब फ्री है ना, फ्री का मतलब है कि उसकी कोई गारंटी नहीं है। गारंटी से मुराद कि आपकी वेबसाइट कोई करप्ट हो जाएगी, सर्वर डाउन हो जाएगा, तो कोई भी आपकी हेल्प करने नहीं आएगा, कोई कंपनी वाला उसकी इंश्योरेंस नहीं लेगा, बिकॉज वो फ्री थी।
जब आप पे करके किसी को कंपनी से होस्टिंग लेंगे ना, तो आपकी जो वेबसाइट का फॉर एग्जाम्पल कहीं सर्वर डाउन है, कोई वेबसाइट क्रैश हो रही है, तो वो आपको असिस्ट करते रहेंगे कि भी अब हम आपको बैकअप जनरेट कर देते हैं और इस तरीके से वो आपको हेल्प आउट करते रहेंगे। लेकिन फ्री होस्टिंग में लेने से ये नुकसान है कि आप वो अपने किसी पर्सनल बिजनेस के लिए यूज़ नहीं कर सकते, सीखने के लिए यूज़ कर सकते हैं। अब इसमें क्या, आप अब उसके लिए सेकंड टाइप होती है शेयर्ड होस्टिंग। शेयर्ड का मतलब ये होता है कि वो आप प्रॉपर पे करके सर्वर्स के थ्रू अब उनका जो प्लेटफॉर्म यूज़ कर रहे हैं वो सर्वर शेयर हो रहे होते हैं एक तरह से। इनके अंदर तीन टाइप्स होती हैं, मतलब डिफरेंट कंपनीज है ना, उन्होंने लार्ज सर्वर्स लगाए होते हैं, वो सर्वर्स एक दूसरे के साथ कनेक्ट होते हैं ग्लोबली। मतलब अमेरिका के अंदर सर्वर्स लगे हुए हैं, यूके और हर कंट्री के अंदर अलग अलग सर्वर्स लगे होते हैं। अब वो सारे सर्वर्स आपस में कनेक्ट होते हैं। इस तरह फिर एक वेबसाइट जो है वो पूरी दुनिया में आपको मिल रही होती है ऑलमोस्ट। बहुत रेयर होता है कि कहीं किसी और कंट्री में वो खुल नहीं रही होती, तो उसमें फिर सर्वर इशू हो सकता है। इसमें तीन तरह की होस्टिंग आपके पास होती है। शेयर्ड होस्टिंग आती है, ये बेसिकली सबसे लो कॉस्ट होती है। इसमें क्या होता है, मल्टीपल वेबसाइट्स आप यूज़ करते हैं टू शेयर अ फिजिकल वेब वेब सर्वर। और उसके बाद प्रीमियम और जो बिजनेस होस्टिंग है, ये आपको बेसिकली ये जो बड़ी कंपनीज होती हैं वो यूज़ करती है, बिकॉज ये आपको अलाउ करती हैं कि आप 100 वेबसाइट्स या 100 से भी ज़्यादा वेबसाइट्स एट अ टाइम चला सकते हैं उस सेम होस्टिंग प्लेटफॉर्म के साथ। और उसमें और भी ज़्यादा फैसिलिटीज़ होती हैं। आपकी बैंडविड्थ भी हम देखेंगे वो क्या होता है, आपकी वेबसाइट की कैपेसिटी कि वो कितना डाटा प्रोसेस कर सक रही है, कितनी चीज़ों को स्टोर कर सक रही है। ऑब्वियसली आपकी वेबसाइट है ना, आप उसके ऊपर चीज़ें पोस्ट करते हैं, अब वो पोस्ट उसकी भी कैपेसिटी होगी ना, एक लिमिट होगी कि कितने जीबी डाटा। जिस तरह जो आईफोन यूजर्स होते हैं वो क्लाउड, उनको पता होगा आईफोन में क्लाउड होता है, वो क्लाउड के अंदर स्टोर कर लेते हैं, और क्लाउड यूजली आई थिंक 4 से 5 जीबी की का डाटा रख लेता है। तो इसी तरह ये भी एक तरह से क्लाउड में ही इंफॉर्मेशन सेव हो रही होती है। तो आप जिससे होस्टिंग परचेज करेंगे ना, आप उस हिसाब से पैकेज लेंगे कि आपकी ऑनलाइन स्टोरेज ज़्यादा से ज़्यादा हो, ताकि आपकी वेबसाइट स्लो ना हो। क्योंकि वेबसाइट स्लो जो होती है ना, उसके रीजंस में से एक रीज़न ये भी हो जाता है। फॉर एग्जांपल होता है ना, समटाइम्स आप किसी वेबसाइट पर क्लिक करते हैं, आमतौर पर जब हम गवर्नमेंट पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट की वेबसाइट्स हम खोलते हैं तो वो इस तरह ही होती हैं, बहुत मर मर के बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता वो लोड होती हैं और चलती ही नहीं, आमतौर पर सर्वर ही डाउन होते हैं। समटाइम्स होता है कि वो लिखा होता है कि जी ये रिस्क है, मतलब ये इस वेबसाइट के ऊपर, ठीक है ना, तो वो इसलिए कि बिकॉज वो प्रॉपरली मैनेज नहीं होती। वो होस्टिंग परचेज करते हैं, लेकिन बजट ना होने की वजह से वो अगले साल होस्टिंग नहीं लेते, जिस वजह से उनकी वेबसाइट क्रैश कर जाती है। तो इस तरीके से यहाँ पे हमारे पास तीन तरह की जो है होस्टिंग्स आ जाती हैं। तो उसके बाद हम ये देखेंगे कि हाउ टू लॉन्च द वेबसाइट, मतलब कि इसके लिए हमारे पास बेसिकली तीन चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं। सबसे पहले चूज़ अ नेम फॉर योर वेबसाइट। नाउ से यहाँ पे चूज़ अ नेम फॉर योर वेबसाइट का मतलब है कि आपका फॉर एग्जांपल कोई बिजनेस है ना, ऑब्वियसली वेबसाइट बनाने का मकसद ही है कि आप कोई सर्विस प्रोवाइड करने लगे हैं, कोई चीज़ सेल करने लगे हैं ऑनलाइन, या कोई शायरी या कोई भी चीज़। वेबसाइट के भी टाइप्स हैं ना, वो भी हम देखेंगे आगे जाके। तो क्या कहते हैं, अ, तो ये डिफरेंट तरह की ये हो सकती हैं। एक सेकंड। अम्मा क्या हो गया, ऊपर बाहर अम्मा। एनीवेज, ओके, ठीक है। तो ये पहला काम हमने हमने देखना होता है कि हमने अपनी वेबसाइट का नेम चूज करना है। आपका कोई भी बिजनेस है ना, किसी भी तरह का, अब नाम सेलेक्ट करना ये बहुत मुश्किल काम है। मतलब कि हम अपने हिसाब से तो बैठ के कोई भी नेम सोच लेते हैं कि यार इस तरह हम ये रख लेंगे नाम, लेकिन वो जब हम ऑनलाइन सर्च करने लगते हैं तो फिर वो नाम ऑलरेडी टेकन होता है। तो उस एक मिनट इधर है, चार्जर इधर बाहर इधर लगा हुआ था लेट पे, यहाँ पे नहीं है चार्जर, मत आए बार बार इधर। बस कार के ले गए तो ले गए होंगे, लेकिन बाहर ही था।
आप देखें ना, लीडो में देखें, इस कमरे में देख लें अंदर, इधर नहीं है। ठीक है, मतलब अब जब आप नाम सर्च करेंगे वो भी हम देखेंगे कि वो हम किस किस तरह सर्च कर सकते हैं। उसके लिए भी प्रॉपर यही जो वेबसाइट्स हैं ना, जो जो लोग होस्टिंग प्रोवाइड करते हैं, तो वो डोमेन नेम्स और ये चीज़ें भी प्रोवाइड करते हैं। अब सेकेंड चीज़ की है जी, गेट द डोमेन नेम एंड होस्टिंग। बेसिकली डोमेन नेम इज़ योर वेबसाइट नेम ही है, लेकिन बस इस डोमेन नेम के अंदर आपके पास डॉट कॉम, डॉट पी के, डॉट ऑर्ग वो एक्सटेंशन आ जाती है। जैसे हम यहाँ पे हम फॉर एग्जांपल की वेबसाइट खोलते हैं, अब फेसबुक खोलते हैं अगर हम फॉर एग्जांपल, अब आपको यहाँ पे लिंक नज़र आ रहा है ना, ये देखें, ये जो लिंक है ना, ये बेसिकली इसको आप काट दें क्योंकि ये तो मेरा पर्सनल हो गया ना। एक सेकेंड, इसको हम कट करेंगे तो इतना, ये फेसबुक वालों का जो डोमेन नेम है ना वो ये है, ठीक है। ये facebook.com, इसको डोमेन, इस चीज़ को फेसबुक को डोमेन नेम कहेंगे, और जो आगे डॉट कॉम है इसको डोमेन एक्सटेंशन कहते हैं। अब ये एक्सटेंशन भी मुख्तलिफ किस्म की होती हैं, आपने ऑब्जर्व किया होगा, किसी के आगे लिखा होता है डॉट कॉम, किसी के साथ लिखा होता है डॉट ऑर्ग, डॉट कॉम, डॉट पी के, और जिस तरह आप चाइना की कोई वेबसाइट खोलेंगे तो उसमें डॉट सी एन होगा, और ऑस्ट्रेलिया में आई थिंक ए एस होता है शायद। मतलब हर कंट्री की ये अपनी डोमेन होती है, तो ये आप अपने हिसाब से परचेस कर सकते हैं। तो ये चीज़ डोमेन नेम कहलाती है। उसके अलावा और क्या है हमारे पास, उसके अलावा जो तीसरा स्टेप है वो है इंस्टॉल वर्डप्रेस विया द सी पैनल ऑफ योर होस्टिंग। मतलब कि वर्डप्रेस को इंस्टॉल करने के मैं आपको ये तीन चीज़ें बता रहा था। अब ये होस्टिंग का सी पैनल कहाँ से निकलेगा, बेसिकली आप जिससे भी होस्टिंग परचेज करेंगे ना, जब उसी होस्टिंग की आपकी जो वेबसाइट है उसके अंदर ये एक सी पैनल आपको दिया जाता है। इस सी पैनल का मतलब होता है इसमें सारे ऑप्शंस होते हैं। हम इस क्लास में तो नहीं, बट हम कल वाली क्लास में ये भी एक्सप्लोर करेंगे। आज की मैंने क्लास थोड़ी सी इंट्रोडक्टरी सी रखी ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया हो कि हमने इस कोर्स में पढ़ना क्या क्या पढ़ना है। ये सारी चीज़ें कैसे सर्च करते हैं, डोमेन नेम्स कैसे सर्च करते हैं, परचेज कैसे करते हैं, वेबसाइट के होस्टिंग कैसे सर्च करते हैं, परचेज कैसे करते हैं, सारी चीज़ें हम देखते रहेंगे। सी पैनल में दोबारा बता देता हूँ, ये सी पैनल बेसिकली वो एक तरह का डैशबोर्ड होता है कि जहाँ से आप अपनी वेबसाइट को लॉन्च करते हैं और अपनी वेबसाइट के सारे स्टैटिस्टिक्स को देख सकते हैं कि किस किस ने आपकी लाइक वेबसाइट को अप्रोच किया, कितने व्यूज़ आए, कितने लिंक्स आए। यहाँ पे आपकी वेबसाइट का बैकअप भी होता है, यहाँ पे आपकी जो वेबसाइट के ईमेल्स होती हैं उनके रिस्पॉन्स भी आप आंसर कर सकते हैं। तो ये सी पैनल जिस भी कंपनी से आप होस्टिंग परचेज करते हैं वहाँ पे आपको मिलता है। सी पैनल के ऊपर बल्कि प्रॉपर एक अलग से कोर्स भी होते हैं वो, लेकिन आप चाहें तो यूट्यूब के भी ऊपर अवेलेबल होते हैं, वो सारे इस तरह कोर्सेज डले होते हैं कि सी पैनल को कैसे यूज़ करना है, उसमें क्या क्या ऑप्शंस होते हैं। वैसे वर्डप्रेस के कोर्स भी यूट्यूब के ऊपर होते हैं, तो वहाँ से सीखने के लिए आप वो भी देख सकते हैं। उससे जब आप कोई वेबसाइट बनाने लगते हैं ना, तो आपको फिर उससे आइडिया होता है कि इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। और आगे चलते हैं थोड़ा सा। अब ये वही आगे डोमेन नेम वाली चीज़ मैंने आपको समझाई थी कि जिस तरह यहाँ पे अब जिस पे हमारी मीटिंग चल रही है ना, गूगल मीट, ये उसका डोमेन नेम यहाँ पे लगा हुआ है। ये डोमेन नेम है और आगे डोमेन एक्सटेंशन है। क्या लिखा हुआ है, डोमेन नेम इज अ स्ट्रिंग ऑफ टेक्स्ट दैट मैप्स टू अ न्यूमेरिक आईपी एड्रेस। इसका क्या मतलब है, बेसिकली जितनी भी वेबसाइट्स आपको नज़र आती हैं जो कि मिलियंस में है, आई थिंक 100-200 मिलियन से ज़्यादा वेबसाइट्स इस वक्त चल रही हैं, बल्कि ज़्यादा हैं, 500-600 मिलियन है। तो उन सब वेबसाइट्स का ना एक आईपी एड्रेस होता है। वो आईपी एड्रेस उनकी जियोग्राफिकल लोकेशन को भी वो करता है, और ये लेकिन ये न्यूमेरिक्स में होता है, यानी कि 0 1 2 5 6 इस तरह करके होता है। तो अब ये जो डोमेन नेम बनाने का मकसद क्या था कि अब हर डोमेन नेम, एवरी डोमेन नेम कोरस्पॉन्ड्स टू अ स्पेसिफिक आईपी एड्रेस। आई थिंक कोई मैसेज तो नहीं है। अच्छा, बेसिकली 15 मिनट में एंड होने लगी क्लास, ठीक है, थोड़ा सा और देखेंगे इसको, तो बाकी रिमेनिंग हम कल इसको करेंगे। कोई क्वेश्चन हो आप मैं क्या तो क्लास के फिनिश होने के बाद पूछ लेना, ग्रुप में भी पूछ सकते हैं, इनबॉक्स में भी पूछ सकते हैं, जिस तरह इजी लगे। तो ठीक है।
हाँ, मैं आपको बता रहा था डोमेन नेम का। मैं देखता हूँ मैंने वो आगे स्लाइड अगर इंक्लूड की हुई है कि नहीं की हुई। हाँ, की हुई है। अब यहाँ से आपको थोड़ा सा और क्लियर समझ आएगा कि अब यहाँ पे देखें ना, अब ये इसको देखें, ये गूगल की जो सिंपल गूगल की वेबसाइट है www.google.com। इसका जो आईपी एड्रेस है ना, वो ये है 172 पॉइंट। अब आप गूगल पे ये लिखेंगे ना सर्च बार में 172.217.16 ये, और सर्च करेंगे तो ये आपको गूगल के ऊपर ले जाएगी, बिकॉज दिस दिस आईपी एड्रेस कॉरस्पॉन्ड्स टू google.com। फेसबुक का जो आईपी एड्रेस है वो ये है। उप्स, एक मिनट। तो अब जो डोमेन नेम बनाने का मकसद क्या था कि अब ऑब्वियसली हर किसी को तो याद नहीं रहने थे, ये कितनी तरह की चीज़ें हमने सर्च करनी होती हैं, तो ये तो याद नहीं रहने थे। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने दो रैंडम नेम लिखे हैं। आप जिस तरह, अब आप किसी भी बंदे को उसके मोबाइल नंबर से तो नहीं याद रखेंगे ना, आप उसको उसके नाम से याद रखेंगे। इस तरह आप उसको रिकॉग्नाइज कर सकेंगे। आप सर्च करेंगे उसका नाम तो उसका नाम निकल आएगा। ये बेसिकली इंटरलिंक्ड है विद द वेबसाइट्स। इस तरह हर वेबसाइट जो है उसका इसी तरह एक आईपी एड्रेस जनरेट होता है, तभी वो ऑनलाइन हो पाती है। अब यहाँ पे जो बीच में मैंने डीएनएस लिखा हुआ है ना, ये डोमेन नेम सर्वर्स होते हैं। अब ये सर्वर कहाँ लगे होते हैं, मैंने आपको अभी बताया था कि जो भी कंपनीज होती हैं जो ये चीज़ों को सेल करती हैं, डोमेन नेम्स को और होस्टिंग्स को, तो उनके कंपनी के फिजिकल सर्वर्स होते हैं। ये मेगा प्रोसेसर्स होते हैं जो मुख्तलिफ पूरी दुनिया से आईपी एड्रेसेस को लिंक करते हैं। आई होप आपको आईपी एड्रेस का और डोमेन नेम वाला कॉन्सेप्ट समझ आया होगा कि डोमेन नेम बनाए क्यों गए, ताकि किसी भी वेबसाइट को आईपी एड्रेस से हट के हम रिकॉग्नाइज कर सकें और उसको खोल सकें। अब यहाँ पे वैसे एक रैंडम सी है फॉर योर जनरल नॉलेज कि आप किसी भी वेबसाइट का आईपी एड्रेस निकालने के लिए, इस तरह होता है ना क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन के अंदर, वो देखते हैं कोई बंदा कोई ऐसी फेक वेबसाइट चला रहा है या कोई स्कैम कर रहा हो, या कोई ऐसी वेबसाइट बनाई हुई हो जिसमें लोग एटीएम कार्ड अपना डालें, सारे पैसे जो है वो ले ले। इस तरह के लोगों को भी चेक करने के लिए उनका आईपी एड्रेस आपने सुना होगा। इवन सीआईडी में भी वो अक्सर जिक्र करते थे कि आईपी एड्रेस निकालने लगे हैं। तो आईपी एड्रेस निकालने का तरीका क्या होता है, उसमें आप आईपी लिखते हैं और कॉन्फ़िग लिख के आप आगे उस वेबसाइट का नाम भी लिख सकते हैं। और इसी तरह आप आईपी एड्रेस किसी और वेबसाइट का निकालें, फॉर एग्जांपल फेसबुक का निकालने के लिए आप यहाँ पे क्या करेंगे, ट्रेस सर्ट और स्पेस देके उस वेबसाइट का नाम आगे लिख देंगे। अन्ना आपका माइक ऑन होगा। अच्छा, ठीक है, ठीक है, अब आपको ये समझ आ गई होगी। ये वैसे एक जनरल नॉलेज के लिए, ये अपने अपने इंटरेस्ट के लिए है चीज़। अच्छा, उसके बाद एक और चीज़ होती है एसएसएल। अब एसएसएल क्या होता है, इस स्टैंड्स फॉर सिक्योर सॉकेट लेयर। ये बेसिकली शो करता है कि कौन सी वेबसाइट सिक्योर है, कौन सी वेबसाइट सिक्योर नहीं है। इस तरह आप समटाइम्स वेबसाइट कोई भी खोलते हैं तो उसके उसके यहाँ पे एक लॉक बना होता है। इस लॉक का मतलब होता है कि भाई ये वेबसाइट सिक्योर है। सिक्योर का मतलब है कि ये फेक नहीं है, मतलब कि बहुत रेयर ही चांस होगा कि सिक्योर वेबसाइट स्कैम वाली हो। बट अक्सर सिक्योर जो मतलब कोई इलीगल वेबसाइट नहीं भी होती ना समटाइम्स, वो भी उनके आगे भी अक्सर ये वाला अनसिक्योर साइट वाला आइकन आ ही जाता है। वो इसलिए आता है बिकॉज उन्होंने अपनी जो होस्टिंग फीस है अक्सर वो नहीं दी होती, या उनके सर्वर्स के अंदर कुछ एरर आ रहा होता है। तो भी इवन आप बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ की भी वेबसाइट समटाइम्स खोलें ना, तो उसके ऊपर भी अक्सर अनसिक्योर लिखा आ रहा होता है। बट मेजॉरिटी वेबसाइट्स के आगे सिक्योर ही होता है, जो अच्छी वेबसाइट्स होती हैं। और ऑब्वियसली जब आप होस्टिंग के लिए जिस भी कंपनी को पे करते हैं ना, ये सर्विस भी वही देते हैं कि आपकी वेबसाइट को वो सिक्योर करते हैं कि कोई हैकर आपकी वेबसाइट को हैक ना करे, या फिर वो जो आपकी वेबसाइट है वो लोगों के लिए भी एक सिक्योरिटी है कि ये कोई स्कैम वेबसाइट नहीं है, बल्कि एक जेन्युइन वेबसाइट है। तो ये एसएसएल, ये हमने तीन चीज़ें देख ली। हमने होस्टिंग देख ली, होस्टिंग क्या होती है, डोमेन नेम्स क्या होते हैं, और एसएसएल क्या होता है। ये तीन बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं वेबसाइट्स बनाते हुए, आपको पता होनी चाहिए क्या चीज़ें हैं।
समटाइम्स आप वेबसाइट बनाते हैं और आपको ये वाले इश्यूज आ रहे होते हैं, डोमेन नेम शो नहीं हो रहा और सिक्योर का साइन आपके वेबसाइट पे नहीं आ रहा। इसके अलावा ये मैंने जस्ट कुछ रैंडम कंपनीज के नाम लिखे हुए हैं और ये सारी एक्सपेंसिव हैं, यहाँ से लेने की भी ज़रूरत नहीं है। हाँ, यहाँ से बस हम ये कर सकते हैं कि अपने किसी जो भी बिजनेस आइडिया आपके जहन में आया है उसका भी नाम होगा ना ऑब्वियसली, तो नाम यहाँ पे हम सर्च कर सकते हैं देख के, कि वो भी हम आज तो आई थिंक नहीं करेंगे, कल करके देखेंगे। बट ये सारी सारी इंटरनेशनल है ना, एक्सेप्ट द लास्ट वन, जो ये भी एक लोकल ही है, 00 वर्डप्रेस वेबसाइट्स। ये हम इसको कल एक्सप्लोर करेंगे। कल इससे हम वर्डप्रेस को प्रैक्टिकली लॉन्च करके देखेंगे कि ये कैसे लॉन्च होता है। और मैं आपको, क्योंकि मेरे पास पेड होस्टिंग भी है, तो मैं आपको उसके थ्रू भी सिखाऊंगा कि उसमें क्या फ़र्क है, और जो फ्री ऑफ कॉस्ट होती है उसके अंदर क्या फ़र्क है, वो भी हम देखेंगे। अब मैं देख लेता हूँ आगे कुछ और है तो नहीं। अब जैसे एक और मैंने यहाँ पे नाम लिखा हुआ है, जैन होस्टिंग का। ये बेसिकली एक कंपनी है, लाहौर की कंपनी है, और ये पाकिस्तानी लोकल कंपनी है। और यहाँ से मैंने काफ़ी सारी होस्टिंग्स परचेज़ की हैं, मैंने जितनी भी वेबसाइट्स बनाई हैं ना, वो यहीं से परचेज़ करके होस्टिंग बना के दी हैं लोगों को। तो ये ईज़ी रहती है, इससे आप ईज़ी पैसा के थ्रू पे कर सकते हैं, और मतलब रुपीज़ में पेमेंट होती है ना, तो वो ईज़ी रहता है। और इन कंपनीज़ की तरह ऐसा भी नहीं होता कि आपका आईडी कार्ड से वो खुद ब खुद कट करते रहते हैं। यहाँ पे ये भी नहीं होता, यहाँ पे आपको इनको खुद, जब आपके उसका टाइम पूरा होने लगता है, जैसे आप फॉर एग्जांपल, अब मैंने 15 अगस्त 2024 को अपनी वेबसाइट इवेंट मर्कज़ की डोमेन परचेज़ की थी। आई होप आपने इवेंट मर्कज़ का नाम कहीं न कहीं सुना होगा। वो मैंने पूरा साल रन की वेबसाइट। अभी अगस्त 15 अगस्त से पहले मैं इनको ऑलमोस्ट 6000 या 7000 पे करूँगा, ताकि वो दोबारा से उसको रिन्यू कर दें। वरना अगर मैं नहीं पे करूँगा तो मेरी वेबसाइट डाउन हो जाएगी और लिंक नहीं चलेगा। और उसी तरह जो सारे इश्यूज़ थे ना, नॉट सिक्योर वेबसाइट वाला, ये एरर्स आना शुरू हो जाएँगे। आई थिंक आज के लिए इतना काफ़ी है। एक बार यहाँ पे देख लेते हैं कि मुख्तलिफ टाइप्स की जो वेबसाइट्स होती हैं, इसमें सबसे ज़्यादा जो डिमांड वाली वेबसाइट होती है वो ई कॉमर्स वेबसाइट होती है। ठीक है, ये ई कॉमर्स वेबसाइट जो हैं ये दराज होती है। इवन OLX भी ई कॉमर्स है। उसके अलावा अलीबाबा, अमेज़न, ये सारी ई कॉमर्स वेबसाइट हैं। ये तो टॉप की वेबसाइट्स हैं ऑब्वियसली। उसके अलावा लोकल वेबसाइट्स भी हैं। मतलब इवन मैंने लोगों को जो लोकल बुटीक वगैरह और इस तरह लॉन्स वगैरह की एक भी वेबसाइट बना के दी हुई है। तो वो सब ई कॉमर्स के अंदर आती हैं, कि उसमें आप क्लिक करें और चीज़ परचेज कर सकते हैं। फिर पर्सनल वेबसाइट है। पर्सनल में किसी भी तरह की अपने बारे में हो सकती है। पोर्टफोलियो में आप अपना जो भी एक्सपीरियंस है वो डालेंगे। नॉन प्रॉफिट का मतलब कोई एनजीओ, कोई फाउंडेशन वाली वेबसाइट्स बना रहे हैं आप। बिजनेस वेबसाइट वो तो किसी भी तरह की हो सकती है, एक जनरल सी टर्मिनोलॉजी है। टेक वेबसाइट, टेक में जो आपके पास जितनी भी न्यूज़ वेबसाइट आ जाती है ना, ये वो आ जाती हैं। बीबीसी वगैरह भी, पाकिस्तान के अंदर भी आपके पास मुख्तलिफ न्यूज़ की वेबसाइट्स होती हैं, लोकल लोगों की। एंटरटेनमेंट के अंदर कौन सी हैं आपके पास, यूट्यूब वगैरह आ जाती हैं, डेली मोशन, यूट्यूब और इस तरह 123 मूवीज़ और ये वाली वेबसाइट। ब्लॉग वेबसाइट्स में जो लोग मुख्तलिफ अपने कमेंट्स या ब्लॉग्स पोस्ट वगैरह शेयर करते हैं। और डिजिटल एजेंसी में क्या होता है, आपको ऑनलाइन सर्विस दी जाती है। कंसल्टेंसी वेबसाइट, एजुकेशनल वेब पोर्टल, सर्वे और मीडिया वेबसाइट्स, और भी बहुत टाइप्स हैं। बट ये कॉमन टाइप्स हैं वेबसाइट्स की, जिनको लोग बनवाते हैं पैसे देके, ऑर्डर्स, जिनके ऑर्डर्स वगैरह आते हैं। ठीक है, तो आई थिंक आज के लिए इतना ही है। ये जो है हम थर्ड या फोर्थ लेक्चर में करेंगे, वेबसाइट को देखेंगे। ये बेसिकली HTML और उसका लिंक है। यहाँ पे हम वर्डप्रेस को कैसे लॉगिन करते हैं, यहाँ पे हम वो देखेंगे। ये सारा वर्डप्रेस का डैशबोर्ड होता है, इसको जरा एक नज़र देख भी लेते हैं। मतलब कि आप जब वर्डप्रेस इंस्टॉल कर लेते हैं ना, वर्डप्रेस अपनी होस्टिंग में जाके, अपनी होस्टिंग के सी पैनल में जाके आप वर्डप्रेस को लॉन्च कर देते हैं ना, जब उसके बाद आपको वर्डप्रेस का एक डैशबोर्ड मिलता है। इस तरह मैंने ना ये फातिमास बुटीक एक किसी के लिए वेबसाइट बना के दी थी। अब आई थिंक ये फंक्शनल नहीं है, बिकॉज उन्होंने अपनी होस्टिंग वगैरह को पे नहीं किया होगा रेगुलरली, तो उनकी वेबसाइट जो है वो नहीं चलती। तो आपको इस तरह का एक डैशबोर्ड सा मिलता है। यहाँ पे सारे ऑप्शंस लिखे होते हैं, पोस्ट, मीडिया, पेजेस, कमेंट्स, कॉन्टैक्ट। कॉमर्स के लिए ये, और ये सारे प्लगइन्स हैं। जो प्लगइन का मतलब होता है एडिशनल कोई चीज़, वो हम बाद में देखेंगे। तो ये सारी चीज़ें हम इसे साथ साथ देखेंगे, एक एक फंक्शनैलिटी को देखेंगे।
और साथ साथ उसको प्रैक्टिकली भी चेक करेंगे कैसे कैसे ये होता है। मतलब इवेंट मेकर्स की जो मैंने वेबसाइट बनाई हुई है उसके ऊपर भी मैं आपको करके दिखाऊंगा, और जीरो से स्क्रैच से कैसे लॉन्च करते हैं हम वो भी देखेंगे। तो आई थिंक आज के लिए काफ़ी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में कोई भी क्वेश्चन हो आपसे आप अभी पूछ सकते हैं, बाद में भी पूछ सकते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट क्लास में हम वर्डप्रेस को लॉन्च करके देखेंगे कि वर्डप्रेस को हम लॉन्च कैसे करते हैं और किस तरह हम इजी स्टेप्स के ज़रिए अपनी वेबसाइट को बना सकते हैं। वैसे वर्डप्रेस तो एक सॉफ्टवेयर है ना इस तरह के और भी सॉफ्टवेयर्स हैं काफ़ी, बट ये कि वर्डप्रेस बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। शॉपिफाई भी है आजकल, वो भी यूज़ होता है, लोग उसके ऊपर ही बनाते हैं, wix.com है। बस ये कि इनके ऊपर वेबसाइट बनाना ईजी है, वो देखने से लगता है कि बहुत कोई प्रोफेशनल कोडिंग से बनाई है किसी ने, बट पीछे से वो वर्डप्रेस के थ्रू बनी होती है, ऐसे भी होता है। मतलब कि आई थिंक दुनिया की 25 से 30% वेबसाइट्स ऑलमोस्ट वर्डप्रेस की बनी हुई हैं। बाकी 70% और प्लेटफॉर्म्स और कोडिंग वगैरह की होंगी, और अराउंड 25 से 30% वेबसाइट्स जो दुनिया में हैं और वो मिलियंस में हैं, वो सारी वर्डप्रेस के थ्रू बनी हुई हैं। तो आई थिंक अब आज की क्लास एंड करते हैं। आई होप आपको कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग सीखने के लिए मोटिवेशन मिली होगी। तो ये सारी चीज़ें हम कोर्स के दौरान देखेंगे। अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो क्लास को हम एंड कर लेते हैं अभी, ठीक है।